सेल एक बुनियादी यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बायोलॉजिकल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। एक मिनट। माजरा के साथ मैं हॉस्पिटलाइज हूँ ना, इसलिए लड़के आते जाते रहते हैं, तो आपको डिस्टरबेंस होती होगी। ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट। सेल। जी मैंने सबको म्यूट पे किया हुआ है। सिर्फ मेरा माइक ऑन है, बाकी तो सबके मेरे आप किए हुए हैं मैंने। चलें, नेक्स्ट मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब सेल की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, इनमें बेसिक जो डिफरेंस है वो न्यूक्लियस का होता है। कि एक में न्यूक्लियस होता है, दूसरे में न्यूक्लियस नहीं होता। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के? यूकैरियोटिक सेल्स हैव several key components that enable them to function efficiently। अब यूकैरियोटिक सेल में काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एक पहला स्ट्रक्चर है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? एनिमल सेल में। एनिमल सेल में। डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? थिन फ्लेक्सिबल एंड बैरियर दैट सराउंड द सेल। इस सेल के अंदर के और बाहर की आने जाने वाली चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ द लिपिड्स बाई लेयर। ठीक है। ये लिपिड्स की दो लेयर्स के साथ जुड़ी होती है, और ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीजों को, कुछ मतलब फ्लूइड्स कह दें या सेल्स कह दें, उनको अंदर जाने की इजाजत देती है, कुछ मालिक्यूल्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं देती। एक्चुअली मालिक्यूल्स ही होते हैं। ठीक है। मीन के एक बैरियर के तौर पर होती है। किसके तौर पर? बैरियर के तौर पर वर्क करती है। दूसरी हमारे पास साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड होता है जिसमें ऑर्गेनेलीज तैरती रहती हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। इस तरह जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है। देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल है, तो इसमें न्यूक्लियस भी होगा, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, इसमें राइबोसोम्स भी होंगे, इसमें और क्या होगा, गाल्जी अपरेटस भी होंगे। ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब ये तमाम चीजें जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ठीक है। और ये तमाम ऑर्गेनेलीज एक्चुअली किस में तैरती रहती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर तैरती रहती हैं। जी ये सेल का पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? सपोर्ट द सेल ऑर्गेनेलीज। एक्चुअली ये जो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं उनको अपनी जगह पर रखने में मदद, रहने में मदद देता है।
ठीक है, प्रकार शक्ल बरकरार रखने में मदद देता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? वाटर, साल्ट्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या कहा था? कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मेन फंक्शन इंस्ट्रक्शंस इसी से जाती होती हैं सेल, कौन सा काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, कौन सी चीज को अंदर आने देना है सेल मेम्ब्रेन के जरिए, कौन सी चीज को अंदर नहीं आने देना। ये सारी डिस्क्रिप्शन कौन देता है? न्यूक्लियस देता है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और इसमें कौन सी मटेरियल होता है? जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए हो गया, जीन्स हो गए। डीएनए एक्चुअली जीन्स होते हैं। ओके, स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होता है? इसके गिर्द एक इन्वेलप होता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, ये आपको पिक्चर से वाला समझ आ जाएगा, इसमें के साथ मैंने पिक्चर ऐड की हुई है। जो कि आरएनए का बना होता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है? ये भी डेंस रीजन होता है। राइबोसोमल आरएनए का बना होता है। आरएनए की मजीद तीन सेक्शन है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एक और आरएनए भी होता है, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। क्रोमैटन। क्रोमैटन डीएनए और प्रोटीन कम्प्लेक्स मटेरियल से बना होता है और क्रोमोसोम्स और सेल डिवीजन में मदद देता है। ठीक है, ये इतना बस याद रखना है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पर एटीपी की सूरत में एनर्जी स्टोर होती है। एटीपी क्या होता है? इसकी शॉर्ट फॉर्म है एटीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो बेसिक एनर्जी होती है सेल के लिए या किसी जानदार के लिए। एक्चुअली पावर हाउस होता है, क्या करता है? सेल के लिए एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, और ग्लूकोज को ऑक्सीजन में तोड़ता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट करता है, इनके जो खुराक होती है उसको कन्वर्ट करता है, खुराक को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद मूव करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब्यूल्स नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि किसमें सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेलुलर मटेरियल, सेल के मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो या तैयार करना हो, तो कौन सी ऑर्गेनली यूज होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे सिंपल वर्ड्स में ईआरबी कहते हैं। और ये दो टाइप्स की होती है, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ स्टड विद रेबोसोम्स, मीन के इसके ऊपर रेबोसोम्स के दाने लगे हुए होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर है अगर, तो इसके ऊपर दाने लगे हुए होंगे, बिल्कुल स्मूथ नहीं होगी, प्लेन नहीं होगी। और ये क्या करता है? प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, अब स्मूथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये जो ऊपर दाने लगे हुए हैं ये नहीं, राइबोसोम्स, लेक राइबोसोम्स इन्वॉल्व इन द लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन एंड कैल्शियम आयन स्टोरेज। डिटॉक्सिफिकेशन को ये खतरनाक मटेरियल आ जाता है तो उसको खत्म कर देता है, उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द सिंथेसिस एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स में कौन सा ऑर्गेनेलिज यूज होता है? ओके, उसके बाद अगली ऑर्गेनेलिज देखते हैं। लाइसोसोम। लाइसोसोम ये एक ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल में होती है और प्लांट सेल में नहीं होती। ठीक है, ये डिफरेंस याद रख लेना है। कौन सी चार पांच ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो दोनों में डिफरेंट हैं, कि एक सेल में, एक प्लांट सेल में होता है, दूसरा एनिमल सेल में नहीं होता है।
जो प्राइमरी तौर पर है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज बिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसका काम क्या होता है, ब्रेक डाउन द वेस्ट मटेरियल, सेलुलर डेब्रीज, फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह को क्लीन अप करने के लिए। इनका ग्रेवयार्ड होता है जो कि इनगल्फ करता है जो कि काम की चीजें नहीं होती, इनगल्फ कर लेता है इनको। contains hydrolytic enzymes that can digest protein, lipids and carbohydrates। उसके बाद है हमारे पास वैक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स होते हैं, खेलिया नुमा स्ट्रक्चर होते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म। इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स ये सारी स्टोर करते हैं इन प्लांट सेल्स। द सेंट्रल वैक्यूल हेल्प्स इन मेंटेन इन टर्गर प्रेशर सपोर्टिंग द प्लांट स्ट्रक्चर। टर्गर प्रेशर होता है कि सेल्स के अंदर प्रेशर बन जाता है जो स्वेल कर देता है सेल को। ठीक है, जिसके नतीजे में कुछ जो मटेरियल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कुछ सेल के बाहर मूव कर जाते हैं। स्ट्रक्चर, लार्ज central vacuole in the plant cell while smaller vacuole may be present in the animal cell। ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन एक्चुअली क्या करता है, ये शेप फॉर्म करता है, सपोर्ट फॉर्म करता है सेल को। नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होता है, ठीक है, जो फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। उसके बाद है हमारे पास सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल। ये एनिमल सेल में होते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते। ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दरमियान माइक्रोट्यूब्यूल्स को कंट्रोल करता है। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स द सेल साइकिल ड्यूरिंग डिवीजन, पेयर ऑफ centrioles in the animal cell made up of two centrioles that lie perpendicular to each other। ये दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, दो दो के पेयर होते हैं असल में। ये दो दो के पेयर के साथ मैग्नेटिक के साथ परपेंडिकुलर एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं। उसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल जो प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। इट इज अ रिजिड outer layer that surrounds the cell membrane in the plant, bacteria, fungi and protists। इसका फंक्शन है स्ट्रक्चर, कोड, प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी। सख्त बॉन्ड, रिजिडिटी किसे कहते हैं, सख्त बॉन्ड सेल को देता है। एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर लॉस, वाटर इनटेक। कि जो फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोलेटिक इन्वायरमेंट में सेल रख दिया जाए तो उसमें ये सेल अपने आप को इस तरह से मेंटेन करता है कि जिसकी जितना उसकी अपनी जरूरत होती है पानी को अंदर ले जाने की उतना ही लेता है, ज्यादा उससे नहीं लेता, जज़ब नहीं करता। ठीक है, मेन कंपोज ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज का बना होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो काइटन की बनी होती है। सेल वॉल, सेलुलोज और सेल मेम्ब्रेन काइटन की बनी होती है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। जो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में मजीद तीन किस्में हैं, उसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक याद रख लेना है जो कि कलर देता है, वो कौन सा होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। कौन सा होता है, क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद कुछ मैंने डिफरेंसेस दिए हैं यहाँ पर, ये देख लीजिएगा इनको, कंपैरिजन एनिमल और प्लांट सेल्स में। और ये मेन मेन जो टॉपिक हैं जो इम्तिहान के लिहाज से अहम भी हैं, उनके फंक्शन के साथ ऐड कर दिए हैं। ये देखें एनिमल और प्लांट सेल्स, ये वाले जो सारे स्ट्रक्चर हैं ये दोनों में कॉमन होते हैं।
कौन से? ये वाले स्ट्रक्चर सारे कॉमन होते हैं। और सेंट्रोसोम्स, सेलुलोज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एनिमल सेल्स में होते हैं। ठीक है। और प्लांट सेल्स में नहीं होते। और ये प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, और ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है वैक्यूल की। वैक्यूल एनिमल सेल में कहीं भी, कुछ जानवरों में पाया भी जाता है, कुछ में नहीं भी पाया जाता। अच्छा, ये दोनों जगहों पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया है। यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आउटर कवरिंग के लिहाज से इनको दोनों को एक नाम दिया गया है। अब जो प्लांट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी? सॉरी, ये एनिमल सेल है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या नाम देंगे? सेल मेम्ब्रेन। और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या नाम देंगे? सेल वॉल। याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। दोनों है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग है, लेकिन एक का नाम क्या है? सेल वॉल है, दूसरी का सेल नाम सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद हम आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस क्या है? पौधों का सूरज की रोशनी में खुराक बनाने के अमल को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो खुराक किस तरह से बनती है? प्रोसेस ऑफ विच ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंजाई लाइट एनर्जी from the sun into the chemical energy in the form of glucose. This process is essential for the survival of almost all life on the earth because it produces oxygen and the foundation of food chain. एक्चुअली जिसके नतीजे में हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस मिलने से इसका रिएक्शन इस तरह से लिखा जा सकता है, H2O प्लस CO2। ठीक है। ये माहौल से जज़ब करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस O2। ये ऑक्सीजन है जो हम रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। ओके। और ये वो कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज। क्या कहते हैं इसे? ग्लूकोज, जो फूड के लिए इस्तेमाल होता है। ये रिएक्शन दिया गया है ऊपर। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मिनट। जी सॉरी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, और साथ में ऑक्सीजन जो हम रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। ये जो है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो रिएक्शन होता है उसको एक्सप्लेन किया गया है। की कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADPH, ये स्ट्रक्चर होते हैं। क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है। और जिसकी वजह से पत्ते का कलर ग्रीन होता है। ठीक है। और वाटर ये रूट्स के जरिए जज़ब होकर पत्तों तक पहुंचता है, रूट्स से। और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से मिलती है? इन्वायरमेंट से मिलती है। ठीक है। जिसके नतीजे में क्या बनती है?
एटीपी बनती है या दूसरा के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, एनर्जी स्टोर करती है, और कार्बन फिक्सेशन भी करती है माहौल में, जिसको हम पढ़ते आए हैं बहुत पहले, कार्बन साइकिल में यूज होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये अमल दिखाया गया हमें। अब कौन कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं? एक तो लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी, जितना लाइट ज्यादा होगी, जितना सूरज की रोशनी ज्यादा होगी, उतना फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होगा? हाई होगा। दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कार्बन डाइऑक्साइड, जितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता जाएगा। अवेलेबिलिटी, अगर शॉर्टेज हो जाती है वाटर की, तो पौधे खुराक बनाना भी कम कर देते हैं, ग्लूकोज बनाना भी कम कर देते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होते हैं, उससे आगे अगर चले जाएं, फॉर एग्जांपल जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से 40 डिग्री पर मैक्सिमम होता है फोटोसिंथेसिस का अमल। अगर इससे ज्यादा बढ़ जाए तो फिर भी रिटार्ड हो जाती है फंक्शनिंग। अच्छा जी, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Sorry, ये पैराग्राफ मिक्स हो गया थोड़ा सा। ये फोटोसिंथेसिस की डायग्राम दिखाई गया है। माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड एक बतू में आई, ठीक है। यहाँ से माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड आई, यहाँ से वाटर आया, ठीक है। ऊपर से सनलाइट, नतीजे में क्या बना? शुगर, जिसका दूसरा नाम क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। और नतीजे में ऑक्सीजन रिमूव हो गई। ये इसकी इक्वेशन दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं जीन्स और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात को मुंतकिल करते हैं, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन को दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। जी, गैसेस एक्सचेंज एक पोर्स होते हैं पत्तों में, उनको स्टोमेटा कहते हैं, उनसे गैसेस एक्सचेंज होती है। जीन एक्चुअली हेरिडेटरी मटेरियल है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात मुंतकिल करने में मदद करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट के अगर बाल घुंघराले हों, तो बच्चों में से किसी एक दो बच्चों के वो करेक्टर ट्रांसफर होकर उनके बच्चों के बाल भी घुंघराले हो जाते हैं। ड्यू टू किसकी वजह से? जीन एंड क्रोमोसोम्स की वजह से। जीन और क्रोमोसोम्स एक्चुअली क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं। डीएनए से फिर इनहेरिटेबल करेक्टर्स बनता है, खसूसियात ट्रांसफर में पर करने वाला करेक्टर बनता है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इसको। जीन की डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक मखसूस हिस्सा है, दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन और फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मेड ऑफ डीएनए, जीन इज ए सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए जीन, बी जीन, सी जीन, इस तरह के डबल डबल सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। अगर इन सीक्वेंस में कहीं पर चेंज आ जाए तो
म्यूटेशन का सबब बन जाता है। म्यूटेशन कहते हैं कि जो एक जीन सीक्वेंस है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाए, जिसके नतीजे में इंफॉर्मेशन मिसलीडिंगली चली जाती है, और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें कहीं कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता है। ठीक है। तो वो बेसिकली किसकी वजह से होती है? म्यूटेशन की वजह से होती है। सीक्वेंस सही नहीं रहता। फंक्शनल यूनिट, ये जीन्स फंक्शनल यूनिट हैं, किसके प्रोटीन बनाते हैं। इनकोड प्रोटीन को कौन सी प्रोटीन से कौन सा सेल बनाएगा। स्ट्रक्चर फंक्शन रेगुलेट बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन, ऑर्गन और बॉडी टिश्यूज को मेंटेन रखता है। लोकेट द क्रोमोसोम, लोकेट द क्रोमोसोम्स कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम्स पर होते हैं। और जिस पोजीशन पर होते हैं, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स पड़ा हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम्स का। यहाँ पर अगर ये एक जीन पड़ा हुआ है तो इस पोजीशन को क्या कहेंगे? लोकस कहेंगे। जहाँ पर जीन्स पड़ा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? लोकस कहेंगे। और ये दो हिस्से होते हैं, जहाँ पर ये क्रोमोसोम्स एक आपस में पेयर के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है। और एक साइड पर या दोनों साइड पर जहां पर जीन पड़ा हुआ हो उसको क्या कहेंगे? लोकस। और मल्टीपल लोकेशंस हो तो उसको क्या कहेंगे? लोकाई कहेंगे। क्या कहेंगे? लोकाई, प्लूरल। ठीक है। ये फंक्शन देख लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर देखें, क्रोमोसोम्स और जीन का स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने यहाँ पर। अच्छा, मेन क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ से बनते हैं। क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स लॉन्ग पैड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जो क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन रखते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखते हैं। इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? टाइटली कॉइल्ड विद डीएनए, एक दूसरे के गिर्द डीएनए के साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स जानदारों में पाए जाते हैं मोस्टली, जिनमें ज्यादा न्यूक्लियस या सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है। और हर इंसान में, यहाँ पर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन में कितना होती है? 43 पेयर, 23 पेयर्स। ठीक है। और इसी तरह फ्रूट फ्लाई, जिसे हम ड्रोसोफिला फ्लाई भी कहते हैं, उसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। और डॉग्स में ये 78 पेयर्स होते हैं। 78 क्रोमोसोम्स होते हैं और 44 पेयर्स की फॉर्म में होता है। अब इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है ऑटोसोम, दूसरा है क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। मैंने पहले भी बात की थी, रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते उनको क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो सेक्स में हिस्सा लेते हैं क्रोमोसोम्स, उनको क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। अब एक मजे की बात मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मेल और फीमेल का बनना किस तरह से होता है। अच्छा, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो फीमेल में होते हैं एक्स एक्स पेयर के फॉर्म में। ठीक है। और जो मेल में होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स वाई होते हैं। अब जब यहाँ पर जीन्स आपस में अलग होंगे, एक क्रोमोसोम्स यहाँ से आएगा, एक क्रोमोसोम्स यहाँ से आएगा। अब ये डिसाइड नहीं होता कि मेल में से कौन सा क्रोमोसोम्स आएगा। ये कुदरती अमल है, मेल में से कौन सा क्रोमोसोम्स आएगा। अगर मेल में से आता है एक्स क्रोमोसोम, इसके साथ आकर मिल जाता है, एक्स एक्स बना देता है, तो इससे फर्टिलाइजेशन जो होगी तो वो फीमेल बेबी पैदा होगा। ठीक है। अगर यहां से आए एक्स और यहां से आए वाई क्रोमोसोम, तो मेल बेबी पैदा होता है। और जो लोग, इस्लाम इस चीज की इजाजत भी नहीं देता कि औरतों को औलाद नरीना ना देने की वजह से तलाक दी जाए। ये तो औरत के बस की बात नहीं होती, फीमेल के बस की बात नहीं होती। ये एक्चुअल कंट्रोल जो होता है मेल क्रोमोसोम्स के कंट्रोल में होता है।
जहां तक साइंस कहती है। ठीक है। अब 22 पेयर्स जो हैं वो कौन से हैं? ऑटोसोम्स के हैं। और एक्स और वाई दो क्रोमोसोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि एक्स एक्स क्रोमोसोम, वाई मेल क्रोमोसोम्स एक्स वाई होते हैं। ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रही है। जो फीमेल्स होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक्स एक्स वाई दे दिया। एक मिनट मुझे देखनी है। फीमेल्स हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स, बिल्कुल ठीक है। वाइल मेल्स हैज एक्स वाई क्रोमोसोम्स, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ये देखें, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। एक सेंट्रोमियर होता है जहां पर ये इनके टीलोमियर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको मजीद सेंड कर दूंगा। जीन लोकेशन के बारे में बता दी, सर्टिफिकेट में काम आते हैं ये भी मैंने बताया है कि डीएनए की सूरत में जो सेल्स होते हैं डिवाइड होते हैं और हेरिडेटरी मटेरियल्स एक सेल से, एक जानदार से दूसरे जानदार में चली जाती है। ह्यूमन क्रोमोसोम्स एंड इनहेरिटेंस के बारे में, डिप्लॉइड सेल्स, हेप्लॉइड सेल, इनहेरिटेंस ट्रेट। डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जो दो सेट्स का क्रोमोसोम की सूरत में होते हैं, जैसे कि एक्स 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 वाई। जैसे कि एक्स एक्स, ये क्या है? एक डिप्लॉइड सेल है। अगर अकेला एक्स हो तो ये हेप्लॉइड कहलाएगा। ठीक है। सिंगल सेल को क्या कहते हैं? हेप्लॉइड। और डबल को क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। और इनहेरिटेबल ट्रेट्स, ट्रेट्स कहते हैं करेक्टर्स को। किसको कहते हैं? करेक्टर्स को। ऐसे करेक्टर जो वो दोनों मेल और फीमेल से होकर ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हों, उनको क्या कहते हैं? इनहेरिटेबल ट्रेट्स कहते हैं। उसके बाद डीएनए है, इसको देख लेना है आपने। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूँ तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे की लिपटा हुआ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसे क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स या हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। म्यूटेशन, अब वही चीज मैंने पहले बताई थी कि अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाए तो वो क्या कहलाती है? म्यूटेशन कहलाती है। इसके नतीजे में वेरिएशंस आती हैं ऑफस्प्रिंग में, ट्रेट्स में, खसूसियात में। अब इसकी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? डाउन सिंड्रोम होता है जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स caused by an extra copy of chromosomes 21, जिसे क्या कहते हैं? ट्राइसोमी। साइटिस फाइब्रोसिस caused by mutation in FCTR, इसके मुखफ़फ़ देख लेना है जो यूज हो रहे हैं इसमें। लोकेटेड ऑन 7 क्रोमोसोम, 7 क्रोमोसोम में डिसऑर्डर होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? वेरिएशन का सबब बनते हैं। हीमोफीलिया, ये ब्लड डिजीज है हीमोफीलिया। ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, म्यूटेशंस की वजह से होता है। एक्स क्रोमोसोम इफेक्ट ब्लड क्लॉटिंग, जिसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग की बीमारी होती है। उसके बाद यहाँ पर समरी थोड़ी सी दी गई जीन और क्रोमोसोम्स के बारे में। यहाँ तक मेरे ख्याल में हमारा टॉपिक एंड हो गया है। इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको शेयर कर दूंगा और कुछ क्वेश्चन मैं सेल और सेल साइकिल के बारे में भी सेंड कर दूंगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। कल का टॉपिक यही है कि जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इससे मोस्टली तो हमने कवर कर लिया है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी हैं मैं उनको कवर करूंगा। इसके साथ ही बायो को कल एंड कर देंगे, फिर केमिस्ट्री के पार्ट की तरफ चलेंगे। जैसे कि वो बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं, मैं जरा देख लूँ तो वो कौन से हो सकते हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर, फ्लोरा फाना, किंगडम सिस्टम, होमोस्टेसिस क्या आता है, और प्रीडिशन, सिम्बियोसिस वगैरह, कमेंसलिज्म, ये सारी चीजें हम देखेंगे।
जी ऐसा बता दिया मैंने इनकी आउटलाइन। थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में भी देखेंगे हम, एंजाइम्स क्या होते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? मेरे ख्याल में यही चीज़ें बायोलॉजिकल के लिए काफ़ी हैं। चलें ठीक है, मीटिंग का टाइम भी एंड हो गया है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।